वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का अच्छी बात यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, मैं राज आप लोग के बीच 12 अगस्त 2021 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बने हैं वो सारे प्रश्नों को मैं आप लोग के बीच डिस्कस करने वाला हूं। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है और जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसका कमेंट में आंसर भी करना है, ठीक है। और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के साइन को जरूर टैप कर ले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द इंडियन एयर फोर्स हैज़ बिल्ट द वर्ल्ड टलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, ठीक है। तो ये जो है वो लद्दाख में, भारतीय वायुसेना के द्वारा लद्दाख में ये दुनिया का, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एयर फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, एयर फोर्स का मोटो क्या है? एयर फोर्स का मोटो क्या है? ये प्रश्न जो है केवीसी में पूछा गया है, ठीक है। और काफ़ी शानदार प्रश्न भी है कि एयर फोर्स का मोटो क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है वो एक बार देख लेते हैं कि भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया में सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावरों में से एक टावर का निर्माण किया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, दौलत बेग ओल्डी, फुक्चे और न्योम सहित कई हवाई क्षेत्र में भी विकसित करने का विचार कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो कि लद्दाख में ये स्टार्ट किया गया है। तो काफ़ी शानदार प्रश्न है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यस बैंक के निम्न में से किसे अपना नया प्रमुख सूचना अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द यस बैंक एज इट्स न्यू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज महेश राम मूर्ति, ठीक है। तो महेश राम मूर्ति जी को यस बैंक के CIO के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। CIO, तो इसका ये CEO नहीं है, ये CIO, ठीक है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या है इसका हिंदी, क्या है? मुख्य सूचना अधिकारी, ठीक है। तो ये बने हैं महेश राम मूर्ति जी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। एक प्रश्न आप लोगों से है फिर, यस बैंक का स्थापना कब किया गया था और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये दो प्रश्न आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो ये दो प्रश्न आप लोगों के लिए, बाकी मेरा काम, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? व्हेन इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ खुदीराम बोस यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑब्जर्व? तो ये अगस्त 11 को सबसे युवा स्वतंत्र सेनानी खुदीराम बोस जी के पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो आप लोग बिल्कुल अवगत होंगे इन चीज़ों से। खुदीराम बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आप सबको पता होगा, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन दाव लगा दिया, ठीक है। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले में उनकी संलिप्तता के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य द्वारा उन्हें मार डाला, ठीक है। वे केवल 18 वर्ष के थे जब उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य द्वारा मारा गया था, ठीक है। तो ये जो है वो खुदीराम बोस जी का सबसे कम एज में, आपका 18 ईयर्स के एज में इनको मार दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेजेंडरी फुटबॉलर हैज साइंड अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विथ फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG? तो 2 ही फुटबॉलर हो सकते हैं आपके, सबसे आपके क्या बोलते हैं दिग्गज फुटबॉलर में से 2 ही हो सकते हैं ना भाई साहब, या तो मेसी और या तो रोनाल्डो। तो जी हाँ, इसका इस प्रश्न का आंसर मेसी है। लियोन मेसी जो है वो हाल ही में ये आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं किससे? फ्रेंच क्लब पेरिस, ठीक है। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन, ठीक है। सेंट जर्मन के साथ में इनका आपका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ठीक है, रिसेंटली। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए कि फुटबॉलर लियोन मेसी ने बार्सिलोना क्लब को छोड़ने के बाद
फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जल्द ही वे दूसरे क्लब की तरफ से खेलते नजर आएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली ये इनका 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, और उस कंपनी का नाम क्या है? फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन, ठीक है। ये जो क्लब है, जो पेरिस सेंट जर्मन क्लब है, वो फ्रांसीसी कंपनी है। तो इसके साथ में आपका लियोन मेसी का संबंध है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली छोड़े हैं कौन से कंपनी को? बार्सिलोना छोड़े हैं, और बार्सिलोना छोड़ के बाद ये सेंट जर्मन कंपनी के साथ में इनका अलायंस हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्यसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है, यह किस से संबंधित है, ठीक है। रिसेंटली द 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, इट इज़ रिलेटेड टू विच। तो ये जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। जो 127th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है, जो आपका भी रिसेंटली अमेंड किया गया है, वो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा भाई, कि जो अभी रिसेंटली 127वां संविधान संशोधन हुआ है, जो भी रिसेंटली संविधान संशोधन हुआ है 127, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स है, वो देख लीजिए। विधेयक पेश करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का अन्य पिछड़ा वर्ग की अपना सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। और उस तरीके से वो अपने जो समाज है वहाँ पे जिस तरीके से एक पुअर लोग, एक रिच लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उसी तरीके से कदम से कदम मिलाते हुए जो पिछड़ा वर्ग भी है वो भी स्टेबल हो जाएगा, और अपने जो भी उसका ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से कर सकेगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, वो देख लीजिए कि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? विच फीमेल रेसलर हैज बीन सस्पेंडेड बाय द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर इनडिसिप्लिन ड्यूरिंग द टोक्यो ओलंपिक। तो इनका नाम है विनेशा फोगाट। आप लोग नाम सुने होंगे पक्का। तो विनेशा फोगाट जी को इनडिसिप्लिन रहने के कारण इन्हें बैन किया गया है, ठीक है। ये भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा ये टोक्यो ओलंपिक के दौरान, रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक के कारण टोक्यो ओलंपिक के दौरान इन्हें अनुशासनहीनता के लिए बैन किया गया है, ठीक है। सस्पेंड किया गया, नॉट बैन किया गया, सस्पेंड किया गया है। कुछ दिनों के लिए ही इन्हें सस्पेंड किया गया है। टोक्यो में विनेश फोगाट ने खेल गांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही भारतीय दल के आधिकारिक प्रयोजक शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया। तो ये सब सारा इशू है, जिसके कारण से इन्हें सस्पेंड किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस द नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम ऑफ विच मनी, ठीक है। तो ये 1100 करोड़ का राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा किया गया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताड़ के तेल सहित खाना पकाने के तेल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1100 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मिशन के तहत किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज से लेकर तकनीक तक सभी सुविधाएं मिले, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, आपका खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, ठीक है। मिशन ऑयल पाम का घोषणा किया गया है, और ये इसमें इनके द्वारा 1100 करोड़ रुपये का एलोकेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वन धन योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन अवार्डेड 7 नेशनल अवार्ड अंडर वन धन योजना। तो ये नागालैंड को वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप लोगों से एक प्रश्न है कि नागालैंड के सीएम कौन है और नागालैंड के गवर्नर कौन है? इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा। और नागालैंड किस किस देश से बाउंड्री टच करता है? इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग कमेंट में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। तो इसके कुछ फैक्ट्स है, वो देख लीजिए। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले बंधन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर नागालैंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नागालैंड को किस किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है वो देख लीजिए। इस बीच राज्य को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जैसे सबश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य, सबश्रेष्ठ प्रशिक्षण और सबसे अधिक संख्या में VKC की स्थापना।
में प्रथम स्थान, ठीक है। इसने सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पन्न और सर्वश्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मक के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो ये सब जो है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये सब फालतू का चीज़ है। बस ये याद रखिएगा कि 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया नागालैंड को बंधन योजना के तहत, ठीक है। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये सब फालतू चीज़ें हैं, कौन कौन क्षेत्र में मिला है, कौन नहीं मिला है, ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि यूनिसेफ इंडिया और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 1 साल का संयुक्त पहल शुरू की है। यूनिसेफ इंडिया एंड विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैव लॉन्च्ड अ 1 year joint initiative to end violence against children with a special focus on online safety। तो ये फेसबुक के द्वारा यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक के द्वारा ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 1 साल का संयुक्त पहल की शुरुआत की है, ठीक है ना। तो ये फेसबुक के द्वारा ये इनिशिएटिव और यूनिसेफ के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन तो मैं बहुत पूछूंगा आप लोगों से, आपको मैं परेशान करके रख दूंगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है और इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था, कब इसको फाउंड किया गया था? इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसका कुछ फैक्ट्स है वो देख लीजिए कि साझेदारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य बच्चों को लचीलेपन और डिजिटल दुनिया तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने की क्षमता में सुधार करना और बच्चों के खिलाफ हिंसा और बच्चों के परिवार और समुदाय पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हिंसा को बेहतर ढंग से रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए समुदाय और फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को कौशल को बढ़ाना है, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो बच्चों के लिए जो भी सुरक्षा हो सकता है वो, या फिर उन पर जो हिंसा हो रहा है वो इन सारी चीज़ों पर देखरेख करेगा फेसबुक और यूनिसेफ के द्वारा। और ये जो इनिशिएटिव है ये ऑनलाइन टाइप का है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइप का है, ठीक है। और ये जो है वो बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए ये पहल स्टार्ट किया गया है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि 12 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त। तो ये हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, समाज में युवाओं को विकास और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद विश्व हाथी दिवस जो है वो यह विशाल पशु हाथी के संरक्षण के लिए लोगों को समझाने के लिए प्रति वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथियों को मदद के लिए दुनिया का एक साथ लाने का यही तरीका है। अब रिसेंटली आप सुने होंगे केरला में क्या हुआ था कि हाथी को दांत निकालने के लिए उसे अनानास में बॉम्ब वगैरह का कुछ खिला दिया जा रहा था, जिससे उनका मतलब मुंह में ही विस्फोट हो रहा था और उनका दांत वगैरह का निकाल के ये लोग अपना ऑक्यूपेशन कर रहा था। तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है, काफ़ी बुरी बर्ताव है जानवरों के साथ में करना। तो ये जो है विश्व हाथी दिवस जो है वो हाथियों को संरक्षण करने के लिए ही मनाया जाता है, ठीक है ना। तो जो भी ऐसे काम करते हैं उनको भगवान तो कभी माफ़ नहीं करेंगे, आप लोग मत माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा जो भी जानवर है उनको थोड़ा सा हेल्प कीजिए, क्योंकि उसके पास तो मुंह भी नहीं है कि वो अपने दुख और अपने दर्द को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। किस राज्य सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी IIT क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नया पुरस्कार की घोषणा की है? Which state government has announced a new award in the name of former Prime Minister Rajiv Gandhi for his outstanding performance in the information and technology IT sector? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा सूचना और प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा किया गया। तो ये जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, महाराष्ट्र में राजीव गांधी पुरस्कार की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि हाल ही में जारी नई वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? तो ये जो है वो 122वें स्थान पे है वैश्विक युवा विकास सूचकांक में, ठीक है। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देश में युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत 122वें स्थान पर है। सबसे ऊपर सिंगापुर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। उसके बाद स्लोवानिया है जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कौन कौन है कौन कौन नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सिंगापुर है और भारत का स्थान क्या है 122वां। तो ये सब प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं। और सबसे लास्ट में कौन है? नाइजर। ठीक है, तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है और इंडिया का प्रेस क्या है। तो यही 3-4 प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। और इसे कौन जारी करता है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कोई पूछेगा नहीं। और वो भी जारी करने वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहेगा, उसी का पूछेगा। ठीक है ना, तो ये सब जो है वो आप लोग याद रखिएगा। अभी रिसेंटली बहुत सारा इंडेक्स निकला है, होपफुली मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें जितने सारे इंडेक्स है वो सारा को कंक्लूड करके आप लोगों के बीच एक वीडियो लाऊँ। ठीक है, देखते हैं वो कब तक हो पाता है, होपफुली जल्दी ही हो जाए। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जो प्रश्न आप लोगों से कल पूछा गया था। और उस प्रश्न का आंसर बहुत ही शर्म की बात है कि बस एक व्यक्ति द्वारा, मनीष मित्तल जी के द्वारा दिया गया था और काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था। एक ही दिए, देर से आया पर दुरुस्त आया, एक ही दिया पर बहुत अच्छा दिया भाई। जो लोग नहीं दे रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दिया करो यार, उसे आपका ही फायदा होगा, मेरा कुछ जाने वाला नहीं है और मेरा कुछ आने वाला भी नहीं है। ठीक है, आप दोगे तो आपका ही फायदा होगा, नहीं दोगे तो आपका घाटा है। तो आपका घाटा है तो घाटा को लेना है या फिर फायदा को लेना है, ये डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि शीर्षक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हु रोट द बुक टाइटल्ड हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों से पूछा गया था। और देखिए ये इस प्रश्न का आंसर भी इनके द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था। यहाँ पे लास्ट में ये सुधा मूर्ति दिख रहे हैं ना, तो ये सुधा मूर्ति के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। क्या बुक का नाम है? हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर दिया गया। और क्या मैं प्रश्न पूछा था कि योगी आदित्यनाथ का कॉन्स्टिट्यूंसी कौन था? तो आप लोग पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि गोरखपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी था। और इस प्रश्न का आंसर काफ़ी अच्छे तक दिया गया था। उसके बाद मैं पूछा था कि इसका बॉर्डर जो है वो किस किस स्टेट से मिलता है, यूपी का। तो देख लीजिए, जो लोग को नहीं पता है, जो बेवकूफ़ लोग हैं उनको लिए है। ठीक है, मध्य प्रदेश से करता है, बिहार से करता है, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ से करता है। और एक यूटी है दिल्ली, उससे भी करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो टच करने वाला स्टेट है मतलब उत्तर प्रदेश है, जो सबसे ज़्यादा राज्य से अपना बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न था कि आपका कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है? तो बसवराज बोम्मई। ठीक है, बसवराज बोम्मई जो है वो वहाँ के आपका रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बने हैं और गवर्नर जो हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। एक प्रश्न था और कि सबसे ज़्यादा मतलब आपका लैंड कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा एशियाटिक लैंड जो है वो आपके गुजरात में पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया था। ठीक है, फिर मैं पूछा था कि स्पुतनिक भी जो है वो किसका मतलब किसके द्वारा रिसर्च किया गया है? कोविशील्ड किसके द्वारा किया गया है और कोवैक्सीन किसके द्वारा किया गया है? तो ये सारे प्रश्न का आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपका अभी CAPF का जो असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह का CAPF का पेपर था, अभी रिसेंटली था, आपका लास्ट संडे को था। ठीक है, तो उस दिन ये प्रश्न पूछा गया था, ये था मैच द फॉलोइंग में था प्रश्न। ठीक है, कि अल्फा वायरस की अल्फा वेरिएंट कहाँ मिला गया, सबसे पहले कहाँ देखा गया था, बीटा कहाँ था, गामा कहाँ था और डेल्टा कहाँ था? तो अल्फा का संबंध यूके से है, आप लोग याद कीजिएगा कि अल्फा का संबंध यूके से है। ठीक है, बीटा का साउथ अफ्रीका से है, गामा का ब्राज़ील से है और डेल्टा का इंडिया का है, इंडिया से। ठीक है, तो ये सारे जो है आपका जितने वेरिएंट है वो कहाँ कहाँ सबसे पहले दिखा गया, ये वेरिएंट से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे पक्का। क्योंकि अभी रिसेंटली में बता दिया ना कि वो CAPF में पूछा गया है, तो आगे आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, CAPF में आपका मैच द फॉलोइंग था, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई डेल्टा का जो मतलब ये लहर था, डेल्टा का जो वेरिएंट था वो कहाँ दिखा गया सबसे पहले? तो इंडिया में दिखा गया। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अपना जो माइंडसेट है उसको थोड़ा सा स्मार्ट बना लीजिए और प्रिपरेशन करने का तो नज़रिया जो है वो थोड़ा सा अलग कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आ रहा है तो भाई यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या था वो देख लीजिए कि चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है? ये प्रश्न भी अच्छी तरीके से दिए थे। ठीक है ना, फिर मैं पूछा था गुजरात गवर्नर कौन थे, ये प्रश्न भी अच्छा तरीके से दिए थे। फिर मैं पूछा था श्रीहरिकोटा किस लिए फेमस है, मैं पूछा था कुछ और ही पूछा था क्वेश्चन, पर ये लिखा है श्रीहरिकोटा इज द बैरियर आइलैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल कोस्टेड लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश में। हाँ, पूछा था कि श्रीहरिकोटा कहाँ अवस्थित है, ये प्रश्न मैं पूछा था। तो ये सारे प्रश्नों का आंसर इनके द्वारा कितनी खूबसूरती से दिया गया वो आप लोग देख ही रहे होंगे। जो लोग नहीं देते हैं उनके लिए काफ़ी शर्म की बात है, आप लोग दिया कीजिए। देखिए कंपटीशन, लोग बोलते हैं कंपटीशन टफ है, टफ है ही नहीं भाई। तैयारी करने में कौन है, देख तो रहे हैं कि आप लोग इतने लोग वीडियोस देख रहे हैं और कितने कम लोग आंसर दे रहे हैं, यानी पढ़ने वाले की संख्या बहुत कम है। मनीष जी इसी तरीके से आप हमेशा प्रिपरेशन करते रहिए, आप बहुत जल्द एक अच्छे पद पे होंगे और अपने घर परिवार का नाम जरूर रोशन करेंगे। ठीक है ना, मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देना है और प्लीज़ यार दीजिए आंसर। ठीक है, आंसर देने से आपका ही फायदा है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रश्न क्या है, किस देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद
मोखेवर को नामित किया गया है? मोहम्मद मोखेवर हैज़ बिन नेम्ड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी इराक। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देना है, और जो मैं प्रश्न पूछा हूँ उस प्रश्न का भी आंसर मैं आप लोगों से कमेंट में चाहता हूँ। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और जो मैं प्रश्न पूछा हूँ उसका आंसर देने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो लास्ट तक रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।